Good morning, students. In last lecture, we have discussed about the chemical property of matter and non-matter, in which we have discussed about reaction of metal and non-metal with oxygen and water as well as acid. Okay, these three property we have already read. Now today we will discuss the fourth property, reaction with bases. Okay, that means what happen when metal and non-metal react with bases. Okay, so in last lecture we have read that when metal and non-metal reacts with acid, it forms salt and hydrogen gas, and we have also read the activity related to the some acid with metal and नॉन मेटल. ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जब भी कोई एसिड है वो किसी मेटल से या नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है. तो हमने देख लिया था कि जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज होती है. ठीक है, और जब नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा तो कोई गैस रिलीज नहीं होगी. सेम उसी तरह आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ बेसिस, यानी कि जब कोई मेटल किसी बेस से रिएक्शन करती है तो उसे हम कहते हैं कि उसमें से हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट रिलीज होता है. ठीक है, नाउ सी दिस एक्टिविटी. मतलब आपको लर्न करना बहुत आसान है. जो चीज़ मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके बनाती है, यानी कि सॉल्ट का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो ना एसिड है ना बेस है. ठीक है, और हाइड्रोजन गैस, दो चीज़ें बनती है. सेम वही चीज़ जब मेटल किसी बेस से रिएक्शन करती है तो भी वही बनाती है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस. ओके, नाउ सी द एक्टिविटी 7. हियर वी आर डिस्कस्ड अबाउट द बेस. सो वी टेक अ सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक बेस होता है. और अभी आपको छोटी क्लासेस के अकॉर्डिंग मैं एज अ नॉलेज बता देती हूँ. जहाँ पर भी आप हाइड्रोक्साइड वर्ड सुनो दैट मीन्स वो बेस है. ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसमें OH कंपाउंड आता है, जिसका केमिकल फॉर्मूले में OH आता है, OH आयन आते हो, वो बेस कंपाउंड कहलाते हैं. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है उसे हम लेंगे, एक प्लास्टिक का स्पैचुला लेंगे और एक एल्यूमिनियम फॉइल और मैच स्टिक लेते हैं. ठीक है, अब आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें 3 to 4 पैलेट्स सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस को ऐड कर दीजिए. ठीक है, प्लास्टिक की स्पैचुला से. नाउ ऐड सम वाटर. अब उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है और फिर टेस्ट ट्यूब को, जिसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड है और वाटर है, उसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है. ठीक है, नाउ इसका मतलब है आपने एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का. ठीक है, आई रिपीट अगेन, आपको 3 to 4 स्पैचुला से 3 to 4 स्पून आपको वो लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और देन उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है और पानी मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है. नाउ अब उसके अंदर आपको एल्यूमिनियम की फॉइल डालना है. ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल मतलब छिलन आती है, जैसे लकड़ी की छिलन होती है ना, वैसे एल्यूमिनियम की पतली सी पन्नी या थीन शीट्स होती है. ठीक है, अब आप देखोगे कि जैसे ही आपने उसे ऐड किया उसके अंदर छोटे छोटे गैस के बबल बनना शुरू हो गए. अब बर्निंग मैच स्टिक यानी जलती हुई माचिस की तीली जब आप उस टेस्ट ट्यूब के मुंह पर ले जाते हो तो उसके अंदर से एक पॉप साउंड क्रिएट करते हुए बर्निंग प्रोसेस होती है. ठीक है, यानी कि जो गैस अंदर टेस्ट ट्यूब में से निकल रही है वो क्या कर लेती है, वो आग पकड़ना शुरू कर देती है. ठीक है, और एक छोटे छोटे पटाखों की तरह फूटना शुरू कर देगी. ठीक है, नाउ ये रिएक्शन आपको शो की है एल्यूमिनियम है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल थी. देन आपको NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन H2O वाटर ऐड किया था जो हमने, ये दोनों का सॉल्यूशन बनाया था और फिर इसमें एल्यूमिनियम फॉइल लगाई थी. नाउ इसने क्या बनाया, 2NaAlO3. देखो OH जहाँ भी आता है यानी कि वो बेस कंपाउंड है. ठीक है, अब ये OH हट जाएगा और ये जो सोडियम एल्यूमिनेट का कंपाउंड बना है इसे हम कहेंगे सॉल्ट, क्योंकि न इसमें H है न OH है. H होता है वो एसिड होगा और OH होता है वो बेस होता है. तो यहाँ पर दोनों में से कुछ नहीं है, यानी कि ये सॉल्ट है, ना एसिड है ना बेस है. और कौन सी गैस निकली इसमें से, हाइड्रोजन गैस. तो इससे हमें क्या समझ में आया कि एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करती है
किसके साथ? किसी भी बेस के साथ। एल्यूमिनियम एक मेटल है और बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड था, दोनों ने रिएक्शन की तो क्या बनाया? हाइड्रोजन गैस। तो इससे क्या समझ में आया कि जब भी कोई मेटल किसी बेस के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, अब कुछ दूसरी मेटल की बात करते हैं, जैसे कि सोडियम है या पोटेशियम है। वो बेस के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। और अगर नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल बेस के साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेडली मैच होती है, तो इसके लिए आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, अभी यहाँ पर वो टॉपिक को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि कुछ नॉन मेटल रिएक्शन देती है, कुछ अलग प्रोडक्ट बनाती है, ज़रूरी नहीं कि सारी हाइड्रोजन बनाती है, इसलिए अभी आपको इस क्लास में इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको लर्न हो जाएगा। मेटल जब एसिड से रिएक्शन करती है तब भी सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाती है, और मेटल्स जब बेस से रिएक्शन करती है तब भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो देखो, मेटल्स कैटेगरी की बात करते हैं तो कुछ मेटल ऐसी होती है जो हाईली रिएक्टिव होती है, और कुछ मेटल ऐसी होती है जो लो रिएक्टिव होती है। यानी कि सारी मेटल एक जैसी रिएक्शन तो नहीं करेगी केमिकल कंपाउंड के साथ, कुछ ऐसी है जो बहुत जल्दी जल्दी रिएक्शन कर लेती है और जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बना लेती है, और कुछ ऐसी है जो बहुत स्लो रिएक्शन करती है और प्रोडक्ट बहुत स्लो बनाती है। तो ऐसी एक सीक्वेंस वाइज अगर हम मेटल को देखें, ठीक है, तो कुछ मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कुछ उससे कम है, फिर कुछ उससे कम है, फिर उससे कम है, यानी कि सभी आपस में कोई ना कोई डिफरेंस रखती है रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल इज एडेड टू अ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, देन द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी कि जब कोई हाईली रिएक्टिव मेटल है, मतलब कोई ऐसी मेटल जो बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेती है, उसको हम मिला दें किसके अंदर? कोई ऐसी मेटल है जो बहुत लेस रिएक्टिव है, जो बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करती है, उसके सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो वो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है ना, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, इस लेस रिएक्टिव मेटल का जो कंपाउंड है, सॉल्यूशन है, उसमें से इस लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देगी और खुद जाके उसका जो सॉल्यूशन था, जो कंपाउंड था, उसके साथ मर्ज हो जाएगी और लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देती है उसी के सॉल्यूशन में से। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? उसको डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह से हटा दिया। किसको हटा दिया? लेस रिएक्टिव मेटल को। ठीक है, उसी का जो सॉल्ट सॉल्यूशन बना था उसी में से उसको हटा दिया, और किसने जगह ले ली? जो हाईली रिएक्टिव थी उसने ले ली। ठीक है, यानी कि हमने देखा है कि जो स्ट्रॉन्ग होता है उसका वीक के आगे कम चलती है कि ज़्यादा चलती है, यानी कि ज़्यादा चलेगी। तो जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसकी पावर ज़्यादा रहेगी, तो वो क्या करेगा, जो कमज़ोर था यानी कि लो रिएक्टिव मेटल थी उसको हटा दिया। ठीक है, अगर दूसरे वर्ड में हम ये कहें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब जो हाई रिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्शन करने वाले एलिमेंट है, वो लो रिएक्टिव यानी कम रिएक्शन करने वाले एलिमेंट्स को हटा देते हैं, इसीलिए इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नाउ सी दिस एक्टिविटी 8 टू शो दैट अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हमने ये देखा कि हाईली रिएक्टिव लो रिएक्टिव को हटा देती है क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिविटी शो कर रही है, इसलिए वो कम वाली को हटा देगी। ठीक है, लेकिन जो कम रिएक्टिव वाली है यानी लेस रिएक्टिव मेटल है, वो हाईली रिएक्टिव मेटल को नहीं हटा सकती। एक नॉर्मल कंसेप्ट है, अगर समझे याद रखने के लिए, कि कोई भी स्ट्रॉन्ग पर्सन है ना, वो वीक पर्सन को मार के भगा सकता है, पर वीक पर्सन स्ट्रॉन्ग पर्सन को मार कर नहीं भगा सकता। ठीक है, तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल था, तो इससे आप रिएक्शन याद कर लीजिए। नाउ 2 टेस्ट ट्यूब लेना है आपको। ठीक है, उसके अंदर आयरन नेल और कॉपर वायर, एक लोहे की कील लेना है, एक छोटा सा कॉपर का वायर लेना है, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, अब सुनो, अब जो 2 टेस्ट ट्यूब ली थी उसमें से पहली टेस्ट ट्यूब में 10 ml आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा होता है दिखने में? ब्लू कलर का होता है। ठीक है, और
ये आपकी पहचान है कि जब भी आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को देखोगे ना तो हमेशा आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिखाई देता है। अब कॉपर का सॉल्यूशन था तो कौन सी मेटल डाल दी उसमें डाली हमने आयरन, यानी कि लोहे की कील, आयरन नेल डाल दी। ठीक है, और दूसरी तरफ दूसरी टेस्ट ट्यूब ले ली और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन डाला। ठीक है, तो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है, ग्रीन कलर, ये पहचान है। कॉपर सल्फेट की जहाँ भी बात आए यानी कि वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, और आयरन सल्फेट की बात आती है वहाँ पर वो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मतलब आयरन सल्फेट को अभी हम छोड़ देते हैं, अभी हम सिंपल क्या समझेंगे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, अब इसकी रिएक्टिविटी शो हो रही है। तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मैंने क्या डाला, आयरन की नील डाल दी। ठीक है, तो जैसे ही मैं आयरन नील डालती हूँ तो क्या होगा, ऐसा होगा कि ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हाईली रिएक्टिव मेटल है। कैसा है ये, हाईली रिएक्टिव है। और हाईली रिएक्टिव है तो क्या होगा, ये जो आयरन है ना ये इस सॉल्यूशन में से कॉपर को भगा देगा, हटाना शुरू कर देगा, और ये कॉपर को हटा के ये खुद वो आयरन उस सल्फेट से रिएक्शन कर देगा, मतलब सल्फेट आयरन से कंबाइन हो जाएगा और कॉपर को अलग कर देगा। अब जो कॉपर अलग होगा वो आपको दिखाई दे रहा है कि वो कहाँ जम जाएगा, धीरे धीरे इस आयरन नेल पर। तो आप देखोगे कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, इसमें से कॉपर को हटा दिया गया और आयरन ने सल्फेट से जुड़ के आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बना लिया, और वो जो कॉपर जो हटा दिया था वो कॉपर आपको नेल के ऊपर दिखाई देगा। ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो अगर आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो, या फिर हम स्कूल लैब में भी देख सकते हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कॉपर कैसी मेटल थी, लेस रिएक्टिव मेटल थी, और आयरन कैसी मेटल थी, हाईली रिएक्टिव मेटल थी। तो जैसे ही आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में गई तो उसने कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा के खुद को सल्फेट आयन से जोड़ के आयरन सल्फेट बना लिया। ठीक है, और ये कैसे पता चला, क्योंकि हमने देखा आयरन सल्फेट का कलर कैसा हो गया, लाइट ग्रीन शेड हो गया। ठीक है, इससे हमें क्या समझ में आया कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नहीं रहा, वो आयरन सल्फेट हो गया, और जो कॉपर सल्फेट का कॉपर था वो सारा हमें ब्राउन कलर का इस लेयर पर नज़र आने लगा। ठीक है, अब यही रिएक्शन हमने उल्टी की, हमने अगेन एक और टेस्ट ट्यूब ले ली। ठीक है, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन 10 ml फिल किया और उसके अंदर कॉपर का वायर डाला, तो कोई रिएक्शन नहीं हुई। क्यों, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल है तो वो आयरन को अपनी प्लेस से नहीं हटा सकती, तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर का रिएक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, इससे क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि जो आयरन नेल थी, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर वो रेडिश ब्राउन कलर की हो गई, यानी कि कॉपर लेस रिएक्टिव था और आयरन हाईली रिएक्टिव था। ठीक है, और जब यही रिएक्शन हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन यानी ग्रीन कलर के सॉल्यूशन है उसके अंदर कॉपर वायर को डाला, तो ये जो कॉपर है ये इसके अंदर जो आयरन है उससे लेस रिएक्टिव है, तो कॉपर की इतनी ताकत नहीं है कि वो इस सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर से आयरन को हटा दे अलग और खुद रिएक्शन कर ले, जबकि आयरन की ये पावर होती है कि वो इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग हटा के आयरन सल्फेट से रिएक्शन कर ले। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का कंक्लूजन आपको समझ में आ गया। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का कंक्लूजन, कि जब भी कोई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, देखो उसे हम क्या कहते हैं, CuSO4, वो किसी भी हाईली रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करेगा। तो वहाँ पर आयरन एग्जाम्पल था, आयरन की जगह हम जिंक भी ले सकते हैं। जिंक भी कॉपर के कंपैरिजन में, ये जो कॉपर मेटल है ना इसके कंपैरिजन में जिंक मेटल भी क्या होती है, हाईली रिएक्टिव होती है। तो अगर ये हाईली रिएक्टिव है तो ये इसको हटा देगी और इसके कंपाउंड सल्फेट के साथ बना लेगी। देखो ZnSO4 बन गया, इसने इसके साथ कंपाउंड बना लिया और यहाँ से कॉपर को हटा दिया, क्योंकि मेटल में सिर्फ ये थी और ये थी, तो ये मेटल को इसने अलग कर दिया। तो अगर आप आयरन के साथ देखोगे तब भी आपको इस तरह से फ्लैकी लेयर दिखेगी कॉपर की, और इसकी जगह आयरन की जगह आपने जिंक भी डाला होता तो जिंक में भी यही नज़र आता। ठीक है, देखो अब देखो यही चीज़ अगर आप जिंक के साथ करोगे कि जिंक हाईली रिएक्टिव है, तो आपने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया और उसमें कॉपर डाल दिया तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर एक लो रिएक्टिव मेटल है। किसके कंपैरिजन में, जिंक के। अगर ये लो रिएक्टिव मेटल है तो कॉपर इस जिंक को नहीं हटा पाएगा, तो कोई रिएक्शन शो नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा 5th प्रॉपर्टी थी डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन। उसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम भी कॉपर के कंपैरिजन में हाईली रिएक्टिव होती है। ठीक है, तो देखो मैग्नीशियम भी हाईली रिएक्टिव है, तो फिर कॉपर को भगा देंगे। ठीक है, भगाना मतलब हटा देना, याद रखने के लिए बेटर है कि जो स्ट्रांग होता है वो वीक वाले को हटा देता है। उसी तरह अगर मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें अगर जिंक आ जाए तो जिंक मैग्नीशियम के कंपैरिजन में लो रिएक्टिव है, तो वो मैग्नीशियम सल्फेट को हटाकर खुद की जगह नहीं बना सकता, इसलिए नो रिएक्शन। ठीक है, अगर आयरन और जिंक की बात करें तो जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि जिंक क्या कर सकता है, इस आयरन को हटा के जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बना लेगा और आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, यानी हटा देगा। ठीक है, आया समझ में? तो ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल थे। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, उसकी रिएक्टिविटी आपको दे रखी है। आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा ना कि हमें कैसे पता चलेगा कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये आपके पीरियडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज किए हुए हैं उसमें से कुछ एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं, जैसे मैग्नेटिव सबसे हाईली रिएक्टिव है। तो अगर जिंक और मैग्नीशियम के कंपेरिजन की बात करें तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम उससे कम है। आयरन इन दोनों से कम रिएक्टिव है, कॉपर इन तीनों से कम रिएक्टिव है। ठीक है, अब अगर ये तो हो गई मेटल की बात कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एक हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को हटा देगी। पर अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो मोस्ट ऑफ दी जो नॉन मेटल है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं करती, नॉन मेटल्स में इस तरह से डिस्प्लेस नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन कुछ नॉन मेटल ऐसी भी है जो करती है मतलब कुछ नॉन मेटल जो लेस रिएक्टिव होगी वो उस हाईली रिएक्टिव उस लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देगी। तो उसमें से एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन है वो ये ब्रोमीन से, यहाँ पर नॉन मेटल की बात कर रहे हैं ना, तो हम ये भी नॉन मेटल है क्लोरीन, और इस कंपाउंड में नॉन मेटल कौन है, ब्रोमियम। ठीक है, तो देखो पोटेशियम ब्रोमाइड था, ये क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इस पोटेशियम से रिएक्शन कर लेगा और इस ब्रोमीन को हटा देगा। तो देखो इसने इस ब्रोमीन को हटा दिया और पोटेशियम से रिएक्शन कर लिया, तो पोटेशियम क्लोराइड बना दिया। लेकिन नॉन मेटल में, जैसे मेटल में तो ये चीज़ फॉलो होती है सभी में, लेकिन नॉन मेटल में किसी में फॉलो होती है और किसी में नहीं होती। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक डिफरेंस गिवन है मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल क्या होता है, ये केमिकल प्रॉपर्टी है, ये डिफरेंस भी किसके अकॉर्डिंग है, केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। यानी कि जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है, पर वो ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। लेकिन जब नॉन मेटल रिएक्शन करती है कॉपर से ऑक्सीजन से, तो क्या बनाती है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, बट वो कैसा हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, रिएक्शन विथ वाटर से रिएक्शन करती है मेटल, तो क्या बनाती है, हाइड्रोक्साइड बनाती है, और वो हाइड्रोक्साइड और या फिर मेटल का ऑक्साइड, दोनों में से कुछ भी बना सकती है। ठीक है, या और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। नॉन मेटल क्या करेगी, वाटर से रिएक्शन नहीं करती। नॉर्मल कंडीशन मतलब जनरली जैसे हम लैब में वगैरह परफॉर्म कराते हैं ना, हमें कोई स्पेशल कंडीशन देंगे, कोई स्पेशल टेम्परेचर होगा हर मेटल का, नॉन मेटल का अलग अलग, तब जाके रिएक्शन करेगी। ठीक है, अब देखो रिएक्शन विथ एसिड, तो जब कोई एसिड से मेटल रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल एसिड से रिएक्शन नहीं करती। बेस की बात करते हैं तो मेटल बेस से रिएक्शन करती है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन सेम थिंग बनाती है, और यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है नॉन मेटल का रिएक्शन करना, तो वो नहीं करती बेस से रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करती है, और यहाँ पर कुछ नॉन मेटल शो नहीं करती और कुछ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करती हैं। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी आपको खुद बनानी है। ठीक है, ये क्या है, यूजेस हैं। तो कॉपर के यूजेस आपने देखे होंगे, केबल वायर में या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाले जितने भी वायर होते हैं, ठीक है, उन सभी में यूज़ किया जाता है। कॉइल्स बनाई जाती हैं, कई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जहाँ पर हमें कंडक्टिविटी दिखानी है वहाँ कॉपर का यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉपर अच्छा कंडक्टर होता है और सस्ता भी पड़ता है। ठीक है, अलॉय बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि मिश्र धातु। नाउ जैसे कॉइन है, अलॉय किसकी होती है, कॉइन है, कोई पाइप बनाना है, इस तरह की कंडीशन। नाउ आयरन का, तो आयरन तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा पिग आयरन हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, जिसमें हाई कार्बन होता है। ठीक है, जो कार्बन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ना, इसका मतलब उसमें कार्बन ज़्यादा है, तो इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, पाइप,
बड़ी बड़ी आयरन पाइप आपने देखी होगी वाटर सप्लाई के लिए, स्टोरेज टैंक है, रेलिंग्स बनाना है, सिलेंड्रल है, रेलवे ट्रैक्स है, इन सभी में इसका यूज़ किया जाता है। और स्टेनलेस स्टील होता है जो कि एक आयरन की ही अलॉय है, जिसका हम घर में बर्तन बनाने के लिए, चाकू बनाने के लिए इनमें यूज़ करते हैं। ठीक है, जो लाइट वेटेड है और ड्यूरेबल है। नाउ एल्यूमिनियम की बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम का यूज़ बर्तन बनाने में, केबल बनाने में, ठीक है, और हाई कंडक्टिविटी होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, इसलिए केबल में भी इसका यूज़ करते हैं। नाउ बॉडी पार्ट्स एयरक्राफ्ट की, शिप की, इसमें एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है क्योंकि लाइट वेटेड होती है आयरन के कंपैरिजन में। नाउ गोल्ड और सिल्वर तो आपने देखा होगा ज्वेलरी या डेकोरेटिंग आइटम इसमें यूज़ किया जाता है क्योंकि ये हाईली मेलिएबल और डक्टाइल है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन के ऑर्नामेंट्स बना सकते हो। और जिंक का यूज़ क्या है? जिंक का यूज़ है कि आप किसी भी एक मेटल जो जंग जिस पर लग जाती है, रस्टिंग होती है, उसके ऊपर उसकी लेयर चढ़ाना, जिसको अपन बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, जैसे आयरन है, आयरन पे जंग जल्दी लगती है और जिंक पे जंग कम लगती है, तो आयरन आर्टिकल के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, है ना, तो गैल्वेनाइजेशन में इसका उपयोग करते हैं। ड्राई सेल जो इलेक्ट्रिसिटी के सेल आते हैं ना छोटे छोटे, उसमें यूज़ किया जाता है। अलॉय बनाने में जैसे जर्मन सिल्वर है, ब्रास है, उन सब में जिंक डलता है। ठीक है, अब यहाँ कुछ नॉन मेटल के यूजेस हैं, तो नॉन मेटल में कार्बन है, तो कार्बन का यूज़ कहाँ होता है? कार्बन का एक फॉर्म है ग्रेफाइट, ठीक है, जिसको आप इलेक्ट्रोड्स में यूज़ कर सकते हो, जैसे सेल वगैरह बनाते हो ना, तो उसमें एनोड या कैथोड, पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, वो ग्रेफाइट के हो सकते हैं। देन इलेक्ट्रिकल आर्क या में भी यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल में आप ग्रेफाइट का यूज़ करते हो लिखने के लिए, ठीक है, ग्रेफाइट बहुत अच्छा ल्यूब्रिकेंट्स भी होता है। फिर देखो कार्बन का दूसरा फॉर्म है, एक तो ग्रेफाइट था, एक डायमंड था, तो डायमंड का यूज़ ज्वेलरी वगैरह बनाने में कर सकते हो। ठीक है, इसकी बहुत अच्छी चमक के कारण इसका यूज़ ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। नाउ सल्फ़र, सल्फ़र एक स्किन ऑइंटमेंट में यूज़ किया जाता है। फ्रूट ट्रीज़ में अगेंस्ट द पेस्ट, यानी कि वो कीड़े छोटे छोटे हो जाते हैं ना फ्रूट वगैरह में, उसमें मारने के लिए किया जाता है। और कुछ ऐसे डिसीजेस में भी किया जाता है, जैसे फंगीशियल, जैसे यहाँ स्किन ट्रीटमेंट की बात करी ना, तो कोई स्किन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो फंगीशिडल कंडीशन होती है, फंगाई हो जाती है जहाँ पे स्किन में, जैसे अपन दांत खाद, खुजली, इस तरह की जो होती है ना स्किन पे चट्टे पड़ जाना, तो इन सब में सल्फर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इंसेक्टिसिडियल नेचर भी होता है, यानी इंसेक्ट को मार भी सकते हैं सल्फर से। इट इज़ यूज्ड इन अ वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। अब वल्केनाइजेशन रबर यानी रबर बनाने की एक प्रोसेस होती है, वल्केनाइजेशन कहते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है। जैसे वो नॉर्मल रबर बनते हैं ना टायर वाले, फिर रबर की चीज़ें बनती है इंडस्ट्री में, उसमें। नाउ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, कलर बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर फायरवर्क्स यानी पटाखे, उसमें यूज़ किया जाता है। गन पाउडर बनाने में, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, और लैब में तो इसका यूज़ है ही, अलग अलग केमिकल बनाना हो। ठीक है, ऑक्सीजन का यूज़ तो सबसे खास ऑक्सीजन हमारे लिए रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, और कंबंशन यानी कि हर चीज़ इस दुनिया में जहाँ पर भी कंबंशन हो रहा है, जिसे आपको जलाना है, वहाँ पर बिना ऑक्सीजन के वो नहीं जल सकती, तो मेन प्रोसेस है कंबंशन में, दूसरा रेस्पिरेशन में। नाउ नाइट्रोजन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा खेतों में जो दवाइयाँ छिड़कते हैं, जैसे यूरिया वगैरह, वो सब नाइट्रोजन की बनती है। अमोनिया है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, ये सब का यूज़, ये सब नाइट्रोजन के कंपाउंड है जो एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। नाउ लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज टू प्रिजर्व अ ब्लड। अब नाइट्रोजन का लिक्विड फॉर्म है वो ब्लड को प्रिजर्व करना, जैसे आपने ब्लड बैंक में देखा होगा ब्लड स्टोर किया जाता है, तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है कॉर्निया। ठीक है, यानी आँखों के अंदर की जो झिल्ली होती है, उस कॉर्निया को स्टोर करना है, या बॉडी के किसी ऑर्गन को स्टोर करना है जो आप किसी दूसरे पेशेंट की बॉडी के अंदर लगा सकते हो। ठीक है, जैसे आँखें लगाते हैं ना, हम बोलते हैं आँखें लगाई जाती है, तो वो कॉर्निया लगाना, फिर वो ब्लड को संभाल के रखना, ये सारे ऑर्गन संभालना लिक्विड नाइट्रोजन में होता है। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो मेटल का एक्सट्रैक्शन करना, जैसे कि कॉपर है, लीड है, टीन है, एक्सट्रैक्शन करना मतलब यही, मेटल अगर इम्प्योर फॉर्म में, तो इनको प्योर करने की जो प्रोसेस होती है उसमें हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम गैस, और अमोनिया NH3। ठीक है, जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाते हो तो अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, और ये सारे यूजेस है। इसके अलावा बहुत सारी मेटल और नॉन मेटल है जिनके अपने अपने यूज़ है, पर ये जो आपकी डेली लाइफ में खासकर यूज़ की जाती है, जो आपको पता होना चाहिए, उसका ही आपकी बुक में डिस्क्रिप्शन गिवन है। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका चैप्टर। थैंक यू।